ये सारे के सारे पॉलिटिकल मर्डर्स हैं और इन सब में एक बात कॉमन है, बच्चे और परिवार। सभी हत्याएं घर वालों या बच्चों के सामने की गईं। पहली बार में ये इंसिडेंट्स पॉलिटिकल रिवेंज कम और गैंग वॉर रिवेंज ज्यादा लगते हैं। ये केसेस कुछ ऐसे हैं जैसे हर मर्डर का हिसाब रखा जाता हो और नेक्स्ट मर्डर पिछले से भयानक होना चाहिए। एक फेमस आयरिश पोएट हैं W.B. येट्स। वो कहते हैं, मतलब ये कि अच्छाई अपना स्टैंड लेना नहीं जानती पर बुराई अपनी आवाज उठाना जानती है। लगभग 90 साल पहले लिखी गई ये बात एक स्टेट के पॉलिटिकल सिनेरियो की कहानी बताती है, जिस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। एक सुंदर स्टेट जहाँ की लिटरेसी 96% है, जहाँ आदमियों से ज्यादा महिलाएं हैं और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। पर ये तो समाज की बात है। अब समझते हैं यहाँ की राजनीति, मतलब डार्क साइड ऑफ द स्टेट। बात केरल में होने वाले पॉलिटिकल वायलेंस और किलिंग्स की। केरल की राजनीति में हिंसा कितनी खतरनाक है। दिसंबर 1999 भाजपा नेता KT जयकृष्णन मास्टर का उनके स्टूडेंट्स के सामने मर्डर। नवंबर 2007 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPM के लीडर MK सुधीर का स्कूली बच्चों के सामने मर्डर। फरवरी 2016 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के वर्कर सुजीत का उनके परिवार वालों के सामने मर्डर। मार्च 2016 RSS कार्यकर्ता PV बीजू का मर्डर, वो भी ऐसे वक्त में जब वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। ऐसे ही 2021 में एक CPM कार्यकर्ता की घर वालों के सामने और एक RSS कार्यकर्ता की पत्नी के सामने हत्या। ये सारे के सारे पॉलिटिकल मर्डर्स हैं और इन सब में एक बात कॉमन है, बच्चे और परिवार। सभी हत्याएं घर वालों या बच्चों के सामने की गईं और इनके एग्जीक्यूशन का तरीका नॉर्मल भी नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है गला काटना। पहली बार में ये इंसिडेंट्स पॉलिटिकल रिवेंज कम और गैंग वॉर रिवेंज ज्यादा लगते हैं। ये केसेस कुछ ऐसे हैं जैसे हर मर्डर का हिसाब रखा जाता हो और नेक्स्ट मर्डर पिछले से भयानक होना चाहिए। पूरी क्रोनोलॉजी बनी हुई है, पहले एक पार्टी का मेंबर फिर दूसरी पार्टी का मेंबर। केरल का क्राइम रेट दूसरे किसी भी स्टेट के लिए एक लेसन से कम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल क्राइम सारा इक्वेशन खराब कर देता है। केरल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, पर अभी तक 250 से 300 लोग राजनीतिक दुश्मनी में मारे जा चुके हैं। क्योंकि ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नंबर्स और ज्यादा हों। पिनाराई विजयन केरल के CM हैं, कन्नूर जिले से आते हैं। 2016 से 2021 के बीच राज्य में 32 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए, जिसमें 12 सिर्फ कन्नूर में हुए। कन्नूर में राजनीतिक हिंसा कितनी हावी है वो ऐसे समझा जा सकता है कि स्टेट में अब तक जितने पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं उसमें लगभग 50% कन्नूर से हैं। वहीं ऐसी घटनाओं में मरने वाले हर पार्टी के होते हैं, CPM, BJP, कांग्रेस। फिर 2006 में PFI बनी, जिस पर हाल ही में केंद्र सरकार ने बैन लगाया, और 2009 में PFI से तैयार हुई SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तभी से SDPI के वर्कर्स भी पॉलिटिकल वायलेंस के रेड जोन में आए। 2014 में केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया, जिसके हिसाब से PFI और SDPI से जुड़े लोगों का नाम 27 मर्डर्स, 86 अटेम्प्ट टू मर्डर और 106 कम्युनल राइट्स में सामने आ चुका है। इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2006 से 2016 के बीच अलग अलग दलों के 105 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें 45 हत्याओं में CPM के लोगों का नाम आया और 38 हत्याओं में BJP और RSS के लोग शामिल थे। केरल में ये एक रिचुअल जैसा हो गया है। एक मर्डर होता है, कुछ लोगों पर आरोप लगता है, कुछ लोग अरेस्ट किए जाते हैं, रिजल्ट फिर भी 0। यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी और स्टेट में पॉलिटिकल किलिंग या वायलेंस नहीं होता? इसका जवाब NCRB की एक रिपोर्ट में है। यूपी में होने वाले टोटल मर्डर्स 4,889, बिहार में 2,581 और केरल में 305। ये फिगर्स पहली बार में ऐसे साउंड करते हैं
जैसे केरल में तो सब कुछ ठीक है, तो परेशानी कहाँ है? इन्हीं स्टेट्स में पॉलिटिकल मर्डर्स का डाटा कुछ ऐसा है। यूपी में 29, बिहार में 26 और केरल में 15। इसका मतलब ये है कि यूपी में पॉलिटिकल मर्डर्स का रेट 0.6% है और बिहार में 1%। वहीं केरल में पॉलिटिकल मर्डर्स का रेट लगभग 5% है, यानी देश के किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। स्टेट की मशीनरी पॉलिटिकल मर्डर्स के केस में कुछ नहीं कर पा रही है या कुछ करना ही नहीं चाहती है। राजनीतिक हिंसा का ये चैप्टर शुरू कैसे और कहां हुआ? साल 1948 कोझिकोडे में आरएसएस सरसंघचालक एमएस गोलवलकर की सभा थी। कम्युनिस्ट पार्टी के एक नौजवान ने भरी सभा में हमला किया। तब कम्युनिस्ट पार्टी अनडिवाइडेड हुआ करती थी। 1952 में एक बार फिर ऐसी घटना अलाप्पी में हुई, जिसे आज अलापुझा कहा जाता है। इन घटनाओं के बाद केरल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। काफी लोग केरल की राजनीति में हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स का मॉडल अपनाया। अंग्रेजों की तरह ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद कम्युनिस्ट पार्टी भी उस रास्ते पर चली। तब केरल 3 हिस्सों में बटा था। पहला ब्रिटिश रूल वाला मालाबार, इसके अलावा कोच्चि और ट्रेवेंकोर के प्रिंसली स्टेट्स। तीनों एरियाज में एस्टैब्लिशमेंट के लिए आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अंतर बस इतना था कि आरएसएस ने शुरुआत की थी और कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में थी। आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी में एक बात कॉमन थी। दोनों ने 1948 में बैन, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन झेला। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के चलते और कम्युनिस्ट पार्टी ने कैलकाटा थीसिस की वजह से। केरल में हिंदुओं की आबादी 52%, मुस्लिमों की 27% और ईसाइयों की 17% है। किसी जमाने में सीपीएम को हिंदुओं की पार्टी माना जाता था और कांग्रेस के पास मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक था। जैसे जैसे बीजेपी और आरएसएस का दायरा बढ़ा, कांग्रेस और सीपीएम की परेशानियां बढ़ी। यानी इस पूरी राजनीतिक लड़ाई का कारण हिंदू वोट बैंक भी है। केरल में आरएसएस की यूनिट्स काफी एक्टिव हैं। वहां संघ की 5500 शाखाएं लगती हैं। एक दशक पहले तक इसका बहुत फायदा नहीं था, लेकिन बाद में बीजेपी को फायदा मिला। 2014 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट परसेंट 15% तक बढ़ा। आरएसएस और बीजेपी उन गांवों, कस्बों और शहरों में पैठ बनाना चाहते हैं जहां सीपीएम का कब्जा है। अब इस पॉलिटिकल अप्रोच को सभी डिनाई करते हैं कि जिन गांवों में सीपीएम का कब्जा हो वहां ऑपोजिशन लीडर्स कदम तक नहीं रख सकते। खुद सीएम विजयन के होम टाउन कन्नूर में 40 सालों से खून की राजनीति जारी है। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा की पूरी छूट दे रखी है। वहीं एसडीपीआई ने हर उस जगह को टारगेट किया जहां बाकी मुस्लिम पार्टीज आगे नहीं बढ़ पाई। एसडीपीआई ने बीजेपी और आरएसएस के लिए चैलेंजेस क्रिएट किए और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को अपने पक्ष में किया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं सरकारी मशीनरी पर, क्योंकि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कई राजनीतिक हत्याएं तो दर्ज भी नहीं होती। सरकार उन्हें पॉलिटिकल मर्डर मानती ही नहीं। अक्सर ये भी देखा गया है कि पार्टीज पॉलिटिकल मर्डर्स का सपोर्ट करती हैं, मरने वालों को शहीद बताती हैं। हर गांव किसी न किसी पार्टी का वफादार है और हर हमले का हिसाब रखा जाता है। अब पॉलिटिकल वायलेंस का सपोर्ट करने वाले स्टेट की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। होता बस इतना है कि हर राजनीतिक हत्या के बाद एक घर तबाह हो जाता है।